बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्टली आपका ज्योग्राफी से आता है, जिसमें एक सेक्शन होता है मैपिंग का, जिसमें लगभग 8-9 क्वेश्चन तो जरूर होते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है आपका स्टैटिक का, जो आपका कोर ज्योग्राफी है, जो आपका फंडामेंटल ज्योग्राफी है, उससे पूछा जाता है। तो दिक्कत यहाँ आती है कि स्टूडेंट को मेजर टॉपिक्स पता नहीं रहते जिस पर हम फोकस कर सके, जिस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। जो वो टाइम दे रहे हैं, पता नहीं उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए एक प्रॉपर एनालिसिस के आधार पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए लेकर आया है। इन टॉपिक्स पर आप फोकस करके आप अपना समय भी बचा सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी तैयारी पर कॉन्फिडेंस भी आएगा। सारे ये जो टॉपिक्स हमने निकाले हैं पीवाईक्यू के डिटेल्ड एनालिसिस पर है और इससे बियॉन्ड आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी का, उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी ओशियोनोग्राफी के देखेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? एक तो है आपका ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दूसरा है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें आप पढ़ते हैं जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, अर्थ मेंटल कोर, डेंसिटी, ये सब आपको पढ़ने को देखने को मिलता है। कहाँ से कवर करना है वो भी हम आपको बताने वाले, तो आप चिंता ना करें, आपके लिए हमने ये सब तैयार करके रखा है। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट जो टेक्टोनिक प्लेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका आ जाता है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में जो इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट्स है जो लैंडफॉर्म बनाती हैं, जैसे रिवर्स, ग्लेशियर्स अपने लैंडफॉर्म बनाती हैं, रिवर्स अपने लैंडफॉर्म बनाती है, उसके अपने अपने फीचर्स हैं। तो उन सब पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे इस बार आपका स्कर्स ड्रमलिंस जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, जनरली नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा गया है, तो आपको उस प्रोसेस के आधार पर तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा है आपका लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। लैंडफॉर्म इवोल्यूशन आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो बड़ा सा लैंडफॉर्म है वो डिग्रेड होके एक माउंटेनियस हिल बन गया, पेनीप्लेन बन गया, पेडिप्लेन बन गया, वो सब आपका इस टॉपिक में जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा। कहाँ से कवर करना है? इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, जो क्लास 11 का इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, इसको कवर करना है। फिर एक है आपका प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, इसको कवर करना है। बस ये जियोमॉर्फोलॉजी हो या क्लाइमेटोलॉजी हो, ये सब टॉपिक को कवर कर देगा। इससे बियॉन्ड जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सोर्स ट्रेसिंग के माध्यम से भी बताया है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक टॉपिक से वो एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी को ही आप सही से पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। तो दो सोर्सेस आपको ध्यान रखने, एक तो एनसीईआरटी, दूसरा है आपका लूसेंट। कुछ कुछ फैक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिए जाते हैं, तो लूसेंट से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसके बियॉन्ड आपको कवर नहीं करना है, कोई भी दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी नाम से पता चल रहा है, डील्स विद क्लाइमेट। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि भाई कौन से गैस किस मात्रा में मौजूद है, क्या काउज करता है, क्या अहमियत है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सब के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे इस बार ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसमें आपका पूरा जो वेदर सिस्टम है कैसे कार्य करता है, इसमें आपका प्लेनेटरी विंड्स, लोकल विंड्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, इसी में आपका एल नीनो, ला नीना, ये सब जो इवेंट्स है वो सब आएंगे, कोरियोलिस फोर्स, ये सब आएंगे, तो आपको ये जरूर कवर करना है। नेक्स्ट जो सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद है वाटर इन एटमॉस्फेयर, वाटर का कंपोजिशन, इसका रोल। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडियन मानसून, इसको तो नहीं छोड़ना है, ये आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका एल नीनो। फिर क्लाइमेटिक रीजन्स, जो आपका कोयपन क्लासिफिकेशन करता है, जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है तो भाई इक्वेटोरियल क्लाइमेट का क्या फीचर्स है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो क्या फीचर्स है, तो ये सब आपका क्लाइमेटिक रीजन्स के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है एनर्जी रिसोर्सेस, लॉन्गिट्यूड,
लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेटलाइन, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 11 का जो एनसीईआरटी बुक है इसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी है। इस बुक से 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बुक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सोलर सिस्टम एंड फॉर्मेशन, जो आपका सोलर सिस्टम है, अर्थ का, मून, ये सब जो प्लैनेट्स हैं इन पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है और सबसे हेवीएस्ट स्टार हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इन सब के लिए एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है। एनसीईआरटी में कौन सा है, जो फंडामेंटल्स इन ज्योग्राफी है उसमें आपको अच्छे से बताया गया है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। फिर एक आपका आता है इंडिया में अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। तो ये जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो वाटर बॉडीज हैं, जो सीज हैं, उससे रिलेटेड कानून है ये। तो उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल में ही नहीं जाना है कि आपका जो आपका टेरिटोरियल्स वाटर बॉडीज क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव जोन क्या होते हैं, इन सब का क्या रेंज होता है, तो इतने आपको डिटेल करने हैं, इससे भी नहीं। उसके बाद इंडियन सॉइल्स, उसका फीचर, कहाँ पर कौन सा सॉइल पाया जाता है, नाम क्या है, जैसे ब्लैक सॉइल है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिशिंग पोटेंशियल क्या है इंडिया में, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फिशिंग प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बिहार का क्या रैंक है, बिहार को भी आपको थोड़ा शामिल करना है। और वर्ल्ड के लेवल पर सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो ऐसे करके कुछ डिटेल्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक है आपका इंडियन लैंडफॉर्म, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है वो आपको कवर करनी है, इंडियन लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो अब बात यह है कि आपको कवर कहाँ से करना है, तो कवर करना है आपको एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया, क्लास 11। इंडिया के लिए बोले तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, और एक क्लास 9 का बुक आता है, उसमें आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका ओशियोनोग्राफी का टॉपिक आता है। ओशियोनोग्राफी में आप क्या देखेंगे, जो सैलिनिटी का टॉपिक है और ओशियन करेंट्स का टॉपिक है। ओशियन करेंट में कौन वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, उस पर आपको ध्यान रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द करंट, वो सब आपको ध्यान रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, तो ये सब आप करेंगे कहाँ से, इसके लिए मैंने आपको एक ही बुक बताया है, एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी। चाहे ओशियोनोग्राफी का चैप्टर हो, चाहे आपका क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर हो, चाहे आपका जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर हो, ये सब के सब उसी बुक से कवर होंगे, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतना आपको कवर करना है। और हाँ, फॉर योर सिक्योरिटी आप लूसेंट को जरूर पढ़ें, ठीक है। लूसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको लूसेंट करके जाना है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। आप स्टैटिक टॉपिक लूसेंट से जरूर करके जाएं, लूसेंट प्लस एनसीईआरटी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे बियॉन्ड आपको जाना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब के सब आपका एनसीईआरटी से आ रहे हैं। भले अगर आपने डिटेल से पढ़ा नहीं होगा तो आपको लगता नहीं है कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन एक्चुअली जो स्टैटिक टॉपिक है उसमें आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आपको किसी पर लेक्चर चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप बस अपने रिस्पॉन्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए सदैव खड़ा हैं। आपको हेल्प चाहिए, जस्ट डू कमेंट, ठीक है। तो आने वाले समय में हम कुछ एडिशनल हेल्प आपके लिए लेकर आएंगे, लाइक करंट अफेयर्स का सीरीज, बिहार स्पेशल का सीरीज। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।